एवरीवन, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड करी हैं, तो अब तक यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? तो दोस्तों, जो आज़ाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उसको सफलतापूर्वक गठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। रास बिहारी बोस ने इसको सफलतापूर्वक गठित किया था। ठीक है, लेकिन इसका जो विचार था सबसे पहले वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, और इन्होंने एक बार इसको गठित करने का भी प्रयत्न किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के एक बार हेड बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस हेड बनाए जाने के बाद इसकी 3 ब्रिगेड रहती हैं। 3 ब्रिगेड का नाम रखते हैं सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। इसके अलावा जो महिलाओं की रेजिमेंट होती है उसका नाम रहता है लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इनको भी देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। भगत सिंह की बात कर लें तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये एक क्रांतिकारी पार्टी थी, इसकी स्थापना की थी। और इसके मेंबर कौन थे, सदस्य कौन कौन थे? तो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्र नाथ सान्याल और सुखदेव थे। इसके अलावा महात्मा गांधी की बात कर लें तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आर्टिकल 52, आर्टिकल 58, आर्टिकल 61 या फिर आर्टिकल 76। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, उसका वर्णन आर्टिकल नंबर 61 अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब इम्पीचमेंट को देख लेते हैं, इम्पीचमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया की जाती है। और इसके लिए 14 दिन पहले, 14 डेज पहले दिया जाता है नोटिस, ठीक है, राष्ट्रपति को। और जिस पर 1/4, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो सदन के सदस्य होते हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये पहले सदन में जाता है। पहले सदन में इसको दो तिहाई मत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है, 2/3। ठीक है, इसके अलावा जब ये पहले सदन से वो हो जाता है, पारित हो जाता है, तो दूसरे सदन पर लाया जाता है। दूसरा सदन क्या करता है कि उन आरोपों की जांच के लिए इसको जांच करवाता है दूसरा सदन। और यदि जांच के जो मेंबर होते हैं उनमें से 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये था दोस्तों इम्पीचमेंट, महाभियोग। इनको भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52, इसमें राष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 58 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो। और फिर आर्टिकल नंबर 76 की बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी, तो उसको चुनने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? तो ये प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं और इसके साथ ये उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? तो वो हैं के वेणुगोपाल। चलिए दोस्तों
अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दस्ते लुट मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री द दस्ते लुट डेजर्ट इज लोकेटेड? ऑप्शन दिए हैं तुर्कमेनिस्तान, चाइना एंड मंगोलिया। इसमें दोस्तों ये चीन नहीं है ऑप्शन में, यहाँ ईरान है, ईरान है। और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो दस्ते लूट मरुस्थल है, दस्ते लूट डेजर्ट है, वो कहाँ है? तो वो ईरान में मिलता है, ईरान में मिलता है, ईरान में अवस्थित मरुस्थल है, ईरान में है दस्ते लूट। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थल की बात कर लें दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम, काराकुम और इसके साथ एक और है काजिलकुम, जिसको यदि दोनों को मिला दें, काराकुम और काजिलकुम को, तो इसको तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सिपकीला पास लोकेटेड? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का पास है। अब इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ और दर्रों की बात कर ले तो एक प्रमुख दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। इसके अलावा बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये मंडी से लेह को जोड़ता है। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, सिक्किम के दर्रों की बात कर लें तो सिक्किम में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे नाथुला दर्रा, नाथुला पास और जेलेपला पास, जेलेपला पास। ये दोनों दर्रे सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के दर्रों की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। एक दर्रा है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, और एक है भोरघाट दर्रा, भोरघाट। ये भोरघाट दर्रा जो है, भोरघाट पास, वो पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित दर्रा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किस कारक के कारण होता है? व्हाट इज द फैक्टर कॉज्ड बाय शार्पनेस इन चिली? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कैप्सेसिन, कैरोटीन, लाइकोपेन या फिर टैनिन। तो दोस्तों जो मिर्च में तीखापन के लिए जिम्मेदार कारक होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, इसके अलावा कैरोटीन की बात कर ली जाए तो कैरोटीन दूध में पीलापन, दूध और सब्जियों में जो पीलापन होता है वो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। लाइकोपेन की बात करें तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपेन के कारण। टैनिन की बात कर लें तो टैनिन के कारण क्या होता है? तो आंवले में जो कसैलापन होता है, कड़वाहट होती है, वो किसके कारण होती है? टैनिन के कारण होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ्लोरीन। फ्लोरीन आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसके सिंबल की बात कर ली जाए तो फ्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल एफ। ठीक है, और एटॉमिक नंबर की बात कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रोमीन की बात करते हैं। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35 और सिंबल होता है Br। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है।
ठीक है, तरल पदार्थ होता है। इसके अलावा क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो होता है 17 और सिंबल क्या होता है, तो सिंबल होता है Cl। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन एक प्रकार की गैस होती है, ठीक है, गैसीय रूप में रहता है। इसके बाद आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 53 और इसका जो सिंबल होता है वो होता है I। हाँ दोस्तों, जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, घेंघा रोग, ठीक है, जिसको गोइटर रोग, गोइटर भी बोला जाता है, इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं, गोइटर बोला जाता है, ठीक है, गोइटर डिजीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित स्मारक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज द मेमोरियल इन विच कंट्री? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर USA। तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो USA के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में। इसके अलावा इन देशों की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है ओपेरा हाउस, ठीक है। इसके अलावा चीन की बात कर लें तो चीन में है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल। इसके अलावा फ्रांस में क्या है, तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में है एफिल टावर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्याज के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? विच इज़ द रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ओनियंस? तो दोस्तों प्याज के उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति प्याज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा ये झींगा मछली के उत्पादन से भी रिलेटेड है, झींगा मछली, ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति की बात कर लें तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से, ठीक है। पीली क्रांति की बात कर लें तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। इसके अलावा रजत क्रांति की बात कर लें तो रजत क्रांति है अंडे उत्पादन से, ठीक है, एग का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है रजत क्रांति के तहत सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय क्रिकेटर जाना जाता है? विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज लिटिल मास्टर? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर अनिल कुंबले। तो दोस्तों लिटिल मास्टर के नाम से जो खिलाड़ी जाना जाता है वो कौन है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोला जाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर में। तो जो लिटिल मास्टर है वो कौन है? सुनील गावस्कर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। इसके अलावा बॉम्बे बॉम्बर्स भी बोला जाता है, ठीक है। कपिल देव की बात कर लें तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। साथ ही अनिल कुंबले की बात करते हैं तो अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है, जंबो इनका उपनाम है, ठीक है, जंबू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? द ओम्स लॉ रिलेटेड टू चार्ज, रेजिस्टेंस, इनर्शिया या फिर प्रेशर, आवेश, प्रतिरोध, जड़त्व या फिर दाब। तो दोस्तों जो ओम का नियम है वह रेजिस्टेंस, प्रतिरोध से संबंधित है, ओम का नियम, ठीक है। अब इनकी भी बात कर लेते हैं। तो आवेश के लिए कूलाम का नियम है, जड़त्व इनर्शिया के लिए गैलीलियो का नियम है और प्रेशर दाब के लिए है पास्कल का नियम, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।